Good morning to all. We are starting today AS5. AS5, and the name of this AS is net profit or loss for the period. Then there is a comma, and after it prior period item, net profit or loss for the period, prior period item, and changes in accounting policies. So this is the name of the accounting standard AS5. इस accounting standard में आपको तीन चीजें कवर करनी है. You have to study three different things. क्या क्या? एक है net profit और loss for the period, ये सीखना है. Then the other item is prior period item. We'll learn कि what is prior period item. And the third item is changes in accounting policies. ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको समझाने जा रहे हैं नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड. नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड. व्हाट दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS5 इज गोइंग टू टेल यू. अगर आपको किसी भी एंटिटी का प्रॉफिट लॉस निकालना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए सेल, परचेज और दुनिया भर के उसके खर्चे, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड सो ऑन. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बताएगा? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बताएगा कि जितने भी आइटम्स को आप यूज करके प्रॉफिट लॉस निकालते हो उस आइटम का नेचर क्या है. ठीक है, उन आइटम की क्लासिफिकेशन बताएगा और साथ ही साथ आपको यह बताएगा कि किस आइटम का डिस्क्लोजर किस तरीके से पीएल में होना चाहिए. क्या हम कुछ आइटम खर्चों को इकट्ठा एग्रीगेट करके क्लब करके सीधे लिख सकते हैं? जैसे मेरी एंटिटी में 100 रुपए के, 50 रुपए के बड़े सारे छोटे मोटे खर्चे हुए हैं. ठीक है, कुछ 200 रुपए का रिपेयर है, 300 रुपए का कोई दूसरा चार्जेस है. तो क्या इन सबको क्लब करके हम टू अदर चार्जेस ऐसे दिखा सकते हैं कि नहीं, कि हमें अलग अलग ही आइटम को पीएल में रिप्रेजेंट करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा. ठीक है, तो नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड 4 कंपोनेंट से बना होता है. ठीक है, ये बताएगा कि 4 कंपोनेंट से बने होते हैं और किसकी कैसी डिस्क्लोजर चाहिए ये बताया जाएगा. तो वो 4 कंपोनेंट क्या क्या हैं? तो एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवरऑल एक ओवरव्यू देख लेते हैं पूरे स्टैंडर्ड का. ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जब हमारा क्लियर हो जाएगा देन विल गो टू द टेक्स्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड. नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड बनता है ऑर्डिनरी आइटम से. दूसरा एक्सेप्शनल आइटम. तीसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. और चौथा अकाउंटिंग एस्टीमेट. तो what all items do we have in our profit and loss account? We have ordinary item, we have exceptional item, we have extraordinary item, and we have accounting estimates. What is ordinary item? Ordinary item का मतलब होता है रेगुलर और रूटीन आइटम. जो आइटम रेगुलरली रूटीन बेसिस पे होते रहते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्डिनरी आइटम. जैसे सेल का होना. सेल क्या है? एक रेगुलर आइटम है, हमेशा होता रहता है. रेंट हमेशा पे करते रहते हैं, हर महीने पे कर रहे हैं. ठीक है, जो ट्रांजैक्शन रेगुलर नेचर के होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑर्डिनरी आइटम. तो लिखिए, व्हाट इज दिस ऑर्डिनरी आइटम? दिस इज रेगुलर और रूटीन आइटम. इनफैक्ट आप ऐसा समझ लीजिए कि इस कॉन्सेप्ट को समझते समझते हम लोग पूरे स्टैंडर्ड की समरी बना लेंगे. ठीक है,
रेगुलर और रूटीन आइटम। एग्जाम्पल उसके, इसका एग्जाम्पल हो गया सेल्स, परचेज। पीएल में सेल्स दिखता है, परचेज दिखता है, रेंट दिखता है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब ऑर्डिनरी आइटम है। टेलीफोन, व्हाट इज एक्सेप्शनल आइटम? एक्सेप्शनल आइटम हम कहते हैं इर्रेगुलर आइटम्स को, इर्रेगुलर ऑर्डिनरी आइटम्स। ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्शनल आइटम भी ऑर्डिनरी आइटम ही है, लेकिन इर्रेगुलर नेचर के जो ऑर्डिनरी आइटम होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एक्सेप्शनल आइटम। बेसिकली ऐसे समझिए, ये स्टैंडर्ड 3 आइटम बताता है आपको। कहता है ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एस्टिमेट्स। क्या क्या बोलता है? ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एस्टिमेट्स। अब बहुत धीमी आवाज में, एक होता है ना बहुत धीरे से किसी बात को एक्सप्रेस करना, तो इस एक्सेप्शनल आइटम को बहुत धीरे से बोलता है। ठीक है, इनफैक्ट इस टर्म को यूज किए बिना इस बात को बताता है कि कुछ ऑर्डिनरी आइटम ऐसे होते हैं जो इर्रेगुलर नेचर के भी होते हैं। ठीक है, तो इर्रेगुलर ऑर्डिनरी आइटम्स। एग्जाम्पल, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्या ये रेगुलरली होते हैं? नहीं, ये इर्रेगुलर नेचर के हैं, लेकिन ये भी ऑर्डिनरी आइटम ही है। तो लिखिए क्या क्या? प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट ऑफ इन्वेंट्री। व्हाट इज राइट ऑफ इन्वेंट्री? मेरे पास स्टॉक 5 लाख रुपए का है, जिसमें से 3 लाख रुपए का स्टॉक तो पिछले 10 सालों से बिक ही नहीं रहा है, और हमें समझ में आ गया है वो बिकेगा भी नहीं, तो हम 3 लाख रुपए के स्टॉक को क्या करते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, दैट इज राइट ऑफ इन्वेंट्री। ये भी इर्रेगुलर आइटम है, हमेशा नहीं आप करते हैं, बट इट्स एन ऑर्डिनरी आइटम। लिटिगेशन एक्सपेंसेस, व्हाट इज लिटिगेशन एक्सपेंसेस? कोर्ट कचहरी के खर्चे। ठीक है, अगला लिख लीजिए कंपनसेशन ऑन लॉस ऑफ केस, कंपनसेशन ऑन लॉस ऑफ केस। आइए इन दोनों में अंतर समझाएं, व्हाट इज लिटिगेशन एक्सपेंस एंड व्हाट इज कंपनसेशन ऑन लॉस ऑफ केस। पता है, किसी ने हमारी कंपनी के ऊपर केस कर दिया है कि हमने सही मटेरियल उन्हें सप्लाई नहीं किया, तो हमने एडवोकेट को केस फाइट करने के लिए पैसे दिए, उसे कहा जाता है लिटिगेशन एक्सपेंसेस। हम केस हार गए और इसलिए हमें 2 करोड़ रुपए का कंपनसेशन पे करना पड़ गया सामने वाली पार्टी को, इसे कहा जाता है कंपनसेशन ऑन लॉस ऑफ केस। ठीक है, राइट बैक ऑफ प्रोविजन, व्हाट इज राइट बैक ऑफ प्रोविजंस? आप जितने भी प्रोविजन बनाते हैं, पता है वो क्या होता है? एस्टीमेट्स, ये होता है एस्टीमेट्स। एंड व्हाट इज राइट बैक ऑफ प्रोविजन? आपने प्रोविजन बनाया लेकिन वो खर्चा हुआ ही नहीं, तो आपने क्या किया? उस प्रोविजन को राइट बैक कर दिया। ठीक है, दिस इज एन एक्सेप्शनल आइटम। क्या आपको ऑर्डिनरी आइटम और एक्सेप्शनल आइटम बात समझ में आई? ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को समझेंगे। व्हाट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड व्हाट इज एक्सेप्शनल आइटम? एक्सेप्शनल आइटम का मतलब होता है वो आइटम जो कम होता है। व्हाट इज एक्सेप्शनल? ऑर्डिनरी हमेशा होता है, ऐसे बोलिए, ऑर्डिनरी हमेशा होता है, एक्सेप्शनल कम होता है। व्हाट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? जो नॉर्मली नहीं होता है। फिर से रिपीट करते हैं, ऑर्डिनरी हमेशा होता है, एक्सेप्शनल कम होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉर्मली नहीं होता है, होता ही नहीं है। जैसे भूकंप आ जाना, भूकंप आया और लॉस हो गया आपको। क्यों लॉस हो गया? बिल्डिंग ही उड़ गई, स्टॉक ही आपका सारा चला गया भूकंप में, तो ये क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आग लग गई आपकी दुकान में, माल जल गया सारा, उसकी वजह से लॉस हो गया, ये क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब होता है वो आइटम जो नॉर्मली होते ही नहीं है। ठीक है, और एक्सेप्शनल का मतलब क्या है?
कम होते हैं। ठीक है, तो आप कहीं अगर लिखना चाहें तो आप हिंदी में लिख लीजिए इस बात को। ऑर्डिनरी का मतलब है नॉर्मली होता है, एक्सेप्शनल का मतलब है कम होता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब है कि नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मली नहीं होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अब हम डिफाइन कर रहे हैं, जनरली नॉट एक्सपेक्टेड टू ऑकर। और एक खास बात अब इसमें ऐड करने जा रहे हैं जिससे रियल डिस्टिंक्शन आपको पता चलेगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल में। जनरली नॉट एक्सपेक्टेड टू ऑकर एंड also does not arise from ordinary item. Generally not expected to occur and also does not arise from ordinary item. चलिए आप आंसर कीजिए। अब दुकान में आग लग जाने से माल जल जाता है, इसकी वजह से नुकसान हो जाता है। ये जो लॉस आपको हुआ है ये कौन सा आइटम है, ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, एक बात बताइए, दुकान में आग लगातार हर दिन लग रही है, पिछले एक हफ्ते में लगातार 7 दिन आग लगी है, अब ये क्या है? रेगुलर नेचर का हो गया, इज इट ऑर्डिनरी आइटम? बोलिए, हम तो कह रहे हैं लगातार आग लगते ही जा रही है, लगते ही जा रही है, कभी कभी होता है, अब ये नहीं पोजीशन है, लगातार 7 दिनों से आग लग रही है, ऑर्डिनरी हो गया? नहीं, स्टिल इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स की दुकान में लगातार 7 दिनों से आग लग रही है, ठीक है, और आप इस आइटम को ऑर्डिनरी आइटम कह देंगे, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी एक मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई को देख के बनाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसको देख के बनाया जा रहा है? द इंटायर इंडिया एट लार्ज। ठीक है, यानी किसी एक के लिए एक आइटम अगर नॉर्मल हो जाए तो हम उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से नॉर्मल आइटम, ऑर्डिनरी आइटम नहीं कह देंगे। ठीक है, आग लगना अपने आप में ही क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, बताइए, फ्लाइट क्रैश हो गई, एक कंपनी है, एयरलाइन कंपनी है, उसकी फ्लाइट क्रैश हो जाती है तो लॉस हो गया, ये आइटम कैसा कहेंगे हम? ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? ध्यान से सोचिएगा और आंसर कीजिएगा, अपना दिमाग लगाइए। हम एक एयरलाइंस कंपनी है और मेरी एक फ्लाइट क्रैश हो गई, नुकसान हुआ हमें, मेरी एक एसेट जल गई, नुकसान हो गया। आपको बताना है इसे कहां ले जाए, ऑर्डिनरी आइटम कहें, एक्सेप्शनल आइटम कहें या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहें? ऑर्डिनरी वो होता है जो रेगुलरली होता है, एक्सेप्शनल कम होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो नॉर्मली नहीं होता है। कहां डालेंगे? बोलिए, इज इट एन एक्सेप्शनल आइटम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम? जो अलग है वो आंसर कीजिए। इट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर हम एक एयरलाइंस कंपनी है, मेरी फ्लाइट जल जाएगी तो हम ये नहीं कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, ये तो कम होता है, होता तो वही है, ये कम होता है। अरे ये नहीं होता है। ठीक है, क्या हम बिजनेस करते हैं तो ये एक्सपेक्ट करके बैठे होते हैं कि मेरी फ्लाइट क्रैश कर जाएगी, भूकंप आ जाएगा? पिछले 4 दिनों से लगातार भूकंप आ रहा है, 5वें दिन भी यही अनुमान लगा के बैठे भूकंप आ जाएगा। अरे नहीं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। क्लियर है बात? फ्लाइट का क्रैश करना ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। ये नॉर्मली बिजनेस में होना या कम बिजनेस में होना ऐसा नहीं होता है। ठीक है, या सोच के देखिए, क्या हम एक एयरलाइंस कंपनी है और हम प्रोविजन बना के बैठे हैं कि फ्लाइट क्रैश कर जाएगी, कोई चढ़ेगा क्या मेरी फ्लाइट में? अरे ये तो दूर दूर तक भी नहीं सोचा जाता है कि फ्लाइट क्रैश कर जाएगी। क्लियर है बात सबको? तो दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब जो हम बात कहने जा रहे हैं वो बात ध्यान से समझिएगा। यहां पे
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वो होते हैं जो डज नॉट अराइज फ्रॉम ऑर्डिनरी आइटम, वो ऑर्डिनरी आइटम की वजह से भी नहीं हो सकते। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मेरा बैड डेप्ट हो जाता है, हमने सेल किया, बैड डेप्ट हो गया वो पैसा, ये क्या है? ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पैसा नहीं आया मेरा, ये कैसा आइटम है? इज इट एन ऑर्डिनरी आइटम? दिस इज एन एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम? क्या है ये? ऑर्डिनरी आइटम है, ठीक है, दिस इज एन ऑर्डिनरी आइटम। नॉर्मली ऐसा होता है, कुछ पैसे नहीं भी आते हैं, बैड डेप्ट होता है बिजनेस में, ठीक है। एक बात बताइए, एक डेटर को हमने 10 करोड़ रुपए का माल दिया था, एंड आई कुड नेवर एक्सपेक्ट कि इसका पैसा भी डूब सकता है, चांस ही नहीं है, वो पैसा डूबना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। बहुत बड़ा आदमी है जिसको हमने माल दिया था, वो पैसा डूब जाता है। ध्यान दीजिएगा, जनरली नॉट एक्सपेक्टेड टू ऑकर, ये हुआ है। हमने डेटर को माल जिसको दिया है उसका पैसा डूब जाना चाहिए था, इसका चांस ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो पैसा डूब गया। अब ये कौन सा आइटम है? हाँ, इज इट एन एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ऑर्डिनरी आइटम? हाँ, चलिए, ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बस इसमें क्लासिफाई कीजिए। एक्सेप्शनल भी तो ऑर्डिनरी ही होता है, एक्सेप्शनल भी एक ऑर्डिनरी आइटम ही होता है जो कम होता है, ठीक है। ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? ऑर्डिनरी आइटम। इट्स नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो होते हैं जो ऑर्डिनरी आइटम की वजह से नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बैड डेप्ट होना अपने आप में ही क्या है? ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। और उसको अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लेकिन फिर भी हो गया है, तो भी वो ऑर्डिनरी आइटम की कैटेगरी में रहेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वही होता है जो ऑर्डिनरी आइटम नहीं होता है और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। भूकंप आना ये एक ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप इसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, ठीक है ये बात। एग्जाम्पल, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, इन सब की वजह से जो लॉस होता है या फिर इंश्योरेंस क्लेम आता है, देखिए पीएल में डेबिट आइटम भी होते हैं, क्रेडिट आइटम भी होते हैं। डेबिट आइटम एक्सपेंसेस हैं और क्रेडिट आइटम आपकी इनकम है, ठीक है। तो ये सभी आइटम डेबिट या क्रेडिट दोनों ही हो सकते हैं। अगर अर्थक्वेक, फायर और फ्लड की वजह से लॉस हुआ है तो दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम विच इज टू बी डेबिटेड, एंड इन केस यू हैव रिसीव्ड एन इंश्योरेंस क्लेम, दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम विच इज टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Now coming to accounting estimates, पता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ ऑर्डिनरी आइटम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं होते हैं, एस्टिमेट्स भी होते हैं। व्हाट इज एस्टिमेट? प्रोविजंस, ठीक है। आप बड़े सारे प्रोविजन डालते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, आप कई सारे प्रोविजंस डालते हैं, ठीक है, जिनकी मदद से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार होता है। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का मतलब क्या है? एग्जाम्पल इसके लिख लिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, और भी आप एस्टिमेट लेते हैं। जब आप डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करते हैं, ये बताइए, जब आप डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करते हैं तो दो चीजों को एज्यूम करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं। बताइए क्या क्या? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डेप्रीशिएशन यू नीड टू टेक एन एस्टिमेट। व्हाट आर दोज एस्टिमेट्स? यूजफुल लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो आप स्क्रैप वैल्यू भी एक एस्टिमेशन करते हैं जिसकी वजह से अकाउंट्स तैयार होता है। और क्या बोला आपने? यूजफुल लाइफ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि while doing accounting we make certain estimates also, ठीक है।
तो ये रहा वो 4 आइटम जिसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार होता है। एक बार रिपीट करते हैं, ऑर्डिनरी आइटम, एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और अकाउंटिंग एस्टिमेट। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का मतलब होता है प्रोविजंस, ठीक है, एंड सर्टेन अदर एस्टिमेट्स लाइक यूजफुल लाइफ, जो आप क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं इन ऑर्डर टू डू योर अकाउंटिंग। ऑर्डिनरी आइटम वो आइटम है जो जनरली होते हैं, एक्सेप्शनल वो है जो कम होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो नॉर्मली नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड क्या कहता है वो सुनिए। अब ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि जितने रेगुलर और रूटीन आइटम है, नो सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, नो सेपरेट डिस्क्लोजर इन पीएल रिक्वायर्ड। व्हाट डज इट मीन कि आप अगर सेल करते हैं ए आइटम, बी आइटम, सी आइटम, डी आइटम का, तो आप ए बी सी डी अपने पीएल में सेल के नीचे ए बी सी डी 4 आइटम लिखे, जरूरी नहीं है बाई सेल लिख देंगे काम चलेगा, ये कह रहा है। और शायद आप करते भी ऐसा है, आप करते भी यही है, आप ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं पीएल में बाई सेल ऑफ ए, बाई सेल ऑफ बी, बाई सेल ऑफ सी, बाई सेल ऑफ डी, आप बाई सेल लिख देते हैं। यही कह रहा है ये स्टैंडर्ड, कहता है कि जितने ऑर्डिनरी आइटम होते हैं उनकी सेपरेट डिस्क्लोजर पीएल में रिक्वायर्ड नहीं है, आप अगर उसे एक साथ भी लिख देंगे तो चलेगा। परचेजेस भी वैसे ही मेरे 4 आइटम के थे, तो यू नीड नॉट क्लासिफाई परचेजेस ऑन द फ्रंट ऑफ पीएल। व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन सिंपली राइट 2 परचेजेस, दैट विल वर्क, राइट। अब एज फार एज कन्वेंस एक्सपेंसेस इज कंसर्न, तो कन्वेंस के खर्चे में भी बड़े सारे खर्चे थे, ठीक है, लोकल ट्रेन के खर्चे थे, मेट्रो के खर्चे थे, कार कैब की गई थी उसके भी खर्चे थे, और कुछ रिक्शा वाले खर्चे थे। तो क्या आप उस कन्वेंस के खर्चे को क्लासिफाई करके प्रेजेंट करने की आवश्यकता है? नहीं, ये ऑर्डिनरी आइटम है, आप इसे एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। इर्रेगुलर आइटम जो है, इर्रेगुलर ऑर्डिनरी आइटम्स यानी कि एक्सेप्शनल आइटम, इसका सेपरेट डिस्क्लोजर चाहिए। ठीक है, ये तो यू नीड सेपरेट डिस्क्लोजर। व्हाट डज इट मीन कि आप मर्ज नहीं कर सकते हो दूसरे आइटम के साथ। सपोज आपने इस बार 2 मशीन बेची है और दोनों मशीन में आपको फायदा हुआ है, एक मशीन को बेचने में 500 रुपए का फायदा, दूसरी मशीन को बेचने में 300 रुपए का फायदा, तो क्या हम बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 800 रुपए लिख सकते हैं? नहीं, आपको इसे अलग अलग डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। क्लियर है बात? आपने इन्वेस्टमेंट सेल की है, अलग अलग प्रॉफिट लिखना ही पड़ेगा। आप 3 केसेस इस बार लूज किए हो, एक केस में कंपनसेशन दिए थे 1 करोड़, दूसरे में 2 करोड़ और तीसरे केस में 1.5 करोड़ रुपए। क्या आप इकट्ठा लिख सकते हैं टू लॉस कंपनसेशन पेड ऑन लॉस ऑफ केसेस और एग्रीगेट करके? नहीं, आपको हर केस को अलग अलग प्रेजेंट करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो एक्सेप्शनल आइटम में सेपरेट डिस्क्लोजर, वेयर इज इन केस ऑफ ऑर्डिनरी आइटम सेपरेट डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि एक्सेप्शनल आइटम अपने आप में ही क्या है? ऑर्डिनरी आइटम ही है, ठीक है। नाउ व्हाट इज यूनिक अबाउट दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम? इसके लिए देखिए एक अलग बात कही गई है, डिस्क्लोज्ड इन अ वे दैट इट्स इंपैक्ट ऑन पीएल known separately। एक्सेप्शनल आइटम को हम कह रहे थे कि सेपरेटली आपको डिस्क्लोज करना है, यहां ये कह रहे हैं इसे इस कदर डिस्क्लोज करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस पे इसकी वजह से कितना असर आया है वो अलग से समझ में भी आ जाए। सेपरेटली सिर्फ डिस्क्लोज करना है ये नहीं, इस कदर डिस्क्लोज करना है कि इस आइटम की वजह से, इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की वजह से कितना पीएल पे असर आया है ये भी दिखना चाहिए। आइए इस बात को समझाते हैं आपको।
बनाइए एक इनकम स्टेटमेंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसा होता है पीएल? देखिए सेल होता है, इसमें से हम खर्चे घटाते हैं। क्या क्या खर्चे होते हैं मेरे? मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, और फाइनेंशियल खर्चे। मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे मतलब जितना फैक्ट्री में लग गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में लग गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले खर्चे हो गए, और फाइनेंसिंग खर्चे मतलब जो लोन वगैरह लिए उसके इंटरेस्ट। इसे हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऑब्लिक प्रायर पीरियड आइटम। प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लस माइनस प्रायर पीरियड आइटम। ये होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर आप इसमें से टैक्स और लेस कर देते हैं तो आपके पास आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी आपने हमारे साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो पढ़ लिया है, लेकिन अभी प्रायर पीरियड आइटम नहीं पढ़ा। तो एज्यूम कर लेते हैं कि प्रायर पीरियड आइटम है ही नहीं, यानी आप यहां पे प्रायर पीरियड आइटम लिखा हुआ है ये भूल जाइए, यहां पे प्रायर पीरियड आइटम की और एडजस्टमेंट किया है ये भी इग्नोर कर दीजिए। अभी एज्यूमिंग कि देयर इज नो प्रायर पीरियड आइटम, तो देखिए हमने क्या किया है, एक बार प्रॉफिट निकाला है बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की एडजस्टमेंट करके फिर से क्या किया हमने, प्रॉफिट निकाल दिया। तो इसे कहा जाता है कि इंपैक्ट ऑन पीएल इज ऑल्सो सोन। सिर्फ हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अलग से नहीं दिखाए हैं, उसकी वजह से पीएल पे क्या असर आ रहा है ये भी पता चल रहा है, क्योंकि बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्रॉफिट कितना था, 5 करोड़, आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्रॉफिट कितना हो गया, 3 करोड़। तो दिख रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की वजह से प्रॉफिट पे क्या असर आ रहा है। बात समझ में आ गई? ध्यान दीजिए, ये जो ऊपर हम इतने आइटम लिखे हैं इसमें ये कौन से आइटम है, ये ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी प्लस एक्सेप्शनल भी, ध्यान दीजिए एक्सेप्शनल आइटम भी क्या है, ऑर्डिनरी आइटम भी है, ठीक है। लेकिन इसमें जितने ऑर्डिनरी आइटम होंगे वो इकट्ठा भी लिखा गया होगा, लेकिन जितने भी एक्सेप्शनल आइटम होंगे वो क्या होंगे, सेपरेटली डिस्क्लोज होंगे, अलग अलग लिखे गए होंगे, राइट। तो यहां पे है ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल, ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल यहां पे लिखे गए हैं। ऑर्डिनरी एग्रीगेट करके भी लिखा जा सकता है, और लेकिन एक्सेप्शनल को अलग अलग लिखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आप एक बार प्रॉफिट निकाल लेंगे और फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को प्रेजेंट करेंगे, ताकि यह पता चले कि इसकी वजह से प्रॉफिट पे क्या असर आया है, ठीक है। इतनी बात। आइए वापस से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। आपको यह चेक करना होगा कि जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आप अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो किए हैं
इसमें कोई परिवर्तन किया गया है, ठीक है, और अगर वो परिवर्तन मटेरियल है, मतलब आपका एस्टिमेट जो बना था और जो एक्चुअल में हुआ, क्या उसमें मटेरियल डिफरेंसेस हैं, मतलब बड़ा डिफरेंसेस है विच विल इंपैक्ट द यूजर, अगर ऐसा है तो आप उसे सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। आइए एग्जांपल से इस बात को समझाते हैं। देखिए, पहले समझ लीजिए इस बात को। हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया था 5 लाख रुपया का, ठीक है, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर बैड डेट हुआ तो पता है कितना हो गया? लेट अस से दिस इज लास्ट ईयर एंड दिस इज करंट ईयर। हाउ मच इज माई डेटर? डेटर इज माई 5 crores, ठीक है। लास्ट ईयर व्हाट आई वाज एस्टिमेटिंग कि मेरे 5% बेड डेप्थ हो जाएंगे, तो कितना हम बेड डेप्थ बना दिए थे प्रोविजन? 5 लाख रुपए, ठीक है। 5% अगर हो जाएंगे 5 करोड़ रुपए के, 1 करोड़ रख लीजिए। माई डेटर वॉज 1 करोड़ और लास्ट ईयर हमें लग रहा था कि बेड डेप्थ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5%, तो हमने प्रोविजन बना दिया था 5 लाख रुपए का, ठीक है। मेरे वही डेटर अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, द सेम डेटर इज एग्जिस्टिंग इन द करंट ईयर, और करंट ईयर में अभी कुछ भी पैसे नहीं आए। अब हमें लग रहा है कि ये डेटर कितने रुपए का डूबेगा पता है? 20 लाख रुपए का। सेम डेटर की बात कर रहे हैं, जो पिछले साल हमको कितना लग रहा था? 5 लाख रुपया, वही डेटर में से इस बार कितना डूब जाएगा लग रहा है? 20 लाख रुपया। तो ये होता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। इसे ये क्या है? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। आपका एस्टिमेट पहले कुछ और था, अब कुछ और है, ठीक है। क्या करना चाहिए ऐसे केस में? अगर 5 लाख रुपए से 20 लाख का परिवर्तन है तो ये एक बड़ा परिवर्तन, इसे कहा जाता है मटेरियल चेंज है। अगर ये मटेरियल चेंज है तो इस बार जब आप प्रोविजन बनाएंगे तो बताएंगे कि 15 लाख रुपए का प्रोविजन लास्ट ईयर के डेटर के रिस्पेक्ट में है। अलग से ये बात लिखेंगे कि लास्ट ईयर के डेटा के रिस्पेक्ट में हम ये प्रोविजन बना रहे हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम करंट ईयर प्रोविजन जो आप बना रहे होंगे। ये लास्ट ईयर के एस्टिमेट में ही अंतर आया, जो पिछली बार आप 5 लाख रुपए बोल रहे थे वही 5 लाख रुपए ना हो कि कितना है? 20 लाख रुपए। लेकिन अगर पिछले साल 5 लाख रुपए का प्रोविजन बनाए थे, अब लग रहा है कि उस 5 लाख नहीं, कितना डूब जाएगा? 6 लाख रुपया। कोई मटेरियल बात नहीं है। अगर कोई मटेरियल बात नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? करंट ईयर के जो प्रोविजंस होंगे उनके साथ मर्ज करके एस्टिमेट बना सकते हैं। आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? कि अगर एस्टिमेट में जो आपने चेंज किया है वो मटेरियल चेंज है, इफ इट इज एन मटेरियल चेंज यू नीड टू सेपरेटली डिस्क्लोज इट इन पीएल अकाउंट, whereas in case it is not a material change you need not separately disclose it, you can merge it with current year provisions, ठीक है। आप करंट ईयर एस्टिमेट के साथ ही उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मटेरियल चेंज है तो सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, नॉट मटेरियल चेंज, no separate disclosure required. क्लियर है सबको?
चलिए, तो हम लोग ने एक आइटम कंप्लीट किया, एंड दैट इज नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस प्रायर पीरियड आइटम. प्रायर पीरियड आइटम. प्रायर पीरियड आइटम किसे कहते हैं? लिखिए, आइटम ऑफ इनकम और लॉस विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड, which was not recorded in earlier year. कुछ आइटम थे इनकम और लॉस के जो पिछले साल रिकॉर्ड नहीं हुए थे. ठीक है, क्यों नहीं रिकॉर्ड हुए थे? बिकॉज ऑफ एरर और ओमिशन, हमसे गलती हो गई थी या फिर छूट गया था. पिछले साल की सैलरी चार्ज ही नहीं किए, भूल गए. पता है क्यों चार्ज नहीं किए? पे किए नहीं थे, आउटस्टैंडिंग थी, ध्यान ही नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग की एंट्री मारनी थी. बात समझ में आई? हमने रेंट की पेमेंट की नहीं थी, आउटस्टैंडिंग पड़ा था, याद ही नहीं रहा, एंट्री ही नहीं की आउटस्टैंडिंग की. पिछले साल का कोई आइटम ऑफ रेवेन्यू या खर्चे की आप एंट्री भूल गए थे पिछले साल करना, और करंट ईयर में वो आपको याद आई कि अरे पिछले साल तो हमसे ये छूट गया था, मैंने किया ही नहीं, या गलती हो गई, हमसे हुआ नहीं था पिछले साल ये एंट्री. तो करंट ईयर में जब आप उसकी एंट्री करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? प्रायर पीरियड आइटम. बस ये है प्रायर पीरियड आइटम. तो ऐसे याद रखेंगे, व्हाट इज प्रायर पीरियड आइटम? लास्ट ईयर जो एंट्री हमसे छूट जाती है वो एंट्री हम करंट ईयर में करते हैं, लेकिन वो जब एंट्री करंट ईयर में हम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? प्रायर पीरियड आइटम. ठीक है, बिकॉज ऑफ एरर और ओमिशन. ईदर टोटल और पार्शियल. जैसे हम भूलते भी हैं तो कैसे भूलते हैं? कभी कभी पूरा भूल जाते हैं, पूरा रेंट भूल गए. कभी कभी ये होता है कुछ रेंट की एंट्री मारे भी हैं, कुछ रेंट की एंट्री भूल गए हैं. तो टोटल एरर हो सकता है, टोटल ओमिशन हो सकता है, या फिर पार्शियल एरर या फिर पार्शियल ओमिशन हो सकता है. वेदर इंटेंशनल और नॉन इंटेंशनल. अब जानबूझ के किए थे या सचमुच गलती हुई थी, इससे भी मतलब नहीं है. मतलब कुल मिला के कहानी बस इतनी है कि अगर पिछले साल एंट्री भूले हो और करंट ईयर में मारोगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रायर पीरियड आइटम. इज नोन एज प्रायर पीरियड आइटम. एग्जाम्पल लिखवा दें इसके कुछ. एग्जाम्पल, फॉरगॉट टू चार्ज डेप्रिसिएशन इन पीएल ऑफ लास्ट ईयर. ठीक है, डेप्रिसिएशन पिछले साल भूल गए थे तो ठीक है, कोई बात नहीं, करंट ईयर में चार्ज कर लीजिए लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, लेकिन करंट ईयर में अब वो डेप्रिसिएशन क्या कहलाएगा? प्रायर पीरियड आइटम. आप फॉरगेट कर गए थे, फॉरगेट टू चार्ज रेंट इन पीएल ऑफ लास्ट ईयर. अब आप बताएंगे इसकी ट्रीटमेंट क्या हो, क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता होगा? ऑप्शन 1, नो सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड. नंबर 2, सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, या फिर डिस्क्लोज इन अ वे दैट इट्स इंपैक्ट ऑन पीएल इज नोन सेपरेटली. क्या बोलेगा स्टैंडर्ड? 3 चीजें हैं. कभी कभी स्टैंडर्ड क्या बोलता है? नो सेपरेट डिस्क्लोजर. कभी क्या बोलता है? सेपरेट डिस्क्लोजर. और कभी क्या बोलता है? डिस्क्लोज इन अ वे दैट इट्स इंपैक्ट ऑन पीएल इज नोन सेपरेटली. क्या बोलेगा स्टैंडर्ड? क्या बोलेगा स्टैंडर्ड? ये आपको पहले ही पता है. पता है क्यों? क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट बनाते समय हमने प्रायर पीरियड आइटम अलग से लिखा था. यहां पे एक बार प्रॉफिट निकल रहा है इसके पहले और दोबारा प्रॉफिट निकल रहा है इस आइटम के बाद. यानी प्रायर पीरियड आइटम की डिस्क्लोजर कैसे होनी है? इन अ वे दैट इट्स इंपैक्ट ऑन पीएल इज नोन सेपरेटली. यही तो छोटा सा स्टैंडर्ड है. AS5 में कोई दम थोड़ी ना है, गिनती की बातें हैं जो AS5 बताता है,
और सिर्फ यही बता रहा है कि डिस्क्लोजर कैसे करना है पीएल में। ठीक है, इट्स अ प्योर थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड, इट्स अ प्योर थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड, सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्क्लोजर के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो लिख देते हैं डिस्क्लोज्ड इन अ वे दैट its impact on PL is known separately. तो आपको याद रहेगा एग्जाम में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन ही आता है, पता है, डिस्कस द ट्रीटमेंट, दैट्स ऑल। सिचुएशन दे देता है और कहता है डिस्कस द ट्रीटमेंट, और आंसर में क्या आएगा? आंसर या तो आपका होता है नो सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, या तो आपका आंसर होता है सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, और या फिर आपका आंसर होता है डिस्क्लोज इन अ वे दैट इज इंपैक्ट ऑन पीएल इज नोन सेपरेटली। क्लियर है इतनी बात? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं आपसे, लेट मी चेक कि आप आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आप क्लासिफाई कीजिएगा, आप हमको बताइएगा ये कौन से आइटम की डिस्कशन कर रहे हैं, वेदर आई एम टॉकिंग ऑफ ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, प्रायर पीरियड आइटम, क्या डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, लास्ट ईयर जो सैलरी हम पे कर रहे थे एक पर्टिकुलर स्टाफ को, वो थी 10,000 पर मंथ। क्लियर है? पिछले साल मेरे एक स्टाफ की सैलरी कितनी थी? 10,000 रुपए महीने। ठीक है, करंट ईयर में हमने उसकी सैलरी कर दी 12,000 पर मंथ विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम लास्ट ईयर। यू नो व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब बैक डेट से सैलरी बढ़ा दी है। करंट ईयर में सैलरी 12,000 की है, लेकिन लास्ट ईयर से इफेक्टिव बना दी है। तो करंट ईयर में हमने उसे पेमेंट कितनी की, अब इसकी बात करते हैं। करंट ईयर में हमने उसे पेमेंट की 12,000 इंटू 12, 1,44,000 प्लस पिछले साल का 2,000 इंटू 12, पिछले साल का भी तो 2,000 रुपए के हिसाब से ज्यादा दिए, कितना? 24,000। और लास्ट ईयर दिए कितने थे? 1,20,000। ठीक है, तो लास्ट ईयर जब 1,20,000 रुपए दिए थे तो 1,20,000 रुपए खर्चा किसका था? सैलरी का। करंट ईयर का 1,44,000 रुपए सैलरी का खर्चा है। ये 24,000 रुपए करंट ईयर सैलरी का खर्चा कहें या प्रायर पीरियड आइटम कहें, बस इस 24,000 के लिए बता दीजिए। जान दीजिए इसमें तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, ये तो लास्ट ईयर सैलरी का खर्चा था। ये 1,44,000 रुपए करंट ईयर सैलरी का खर्चा है। ये 24,000 रुपए को क्या बोले? जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ा देने की वजह से करंट ईयर में दिया गया, जो सैलरी बिलोंग करती है लास्ट ईयर को। यू हैव टू टेल वेदर दिस इज अ प्रायर पीरियड आइटम और नॉट, यस और नो, दैट्स ऑल। इज इट अ प्रायर पीरियड आइटम? जितने लोगों को प्रायर पीरियड आइटम लग रहा है हाथ उठा के दिखाएं। क्यों लग रहा है प्रायर पीरियड आइटम? क्योंकि लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में है। आपको प्रायर पीरियड आइटम नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा? कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एरर इन इट। क्या गलती हुई है? क्या लास्ट ईयर गलती की वजह से कुछ छूट गया था जो करंट ईयर में चार्ज किया? कोई गलती नहीं हुई थी, कोई ऑमिशन नहीं हुआ था, ना तो छूटा है ना कोई गलती हुई थी। करंट ईयर में ही हमने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सैलरी बढ़ा दी है। ये करंट ईयर का आइटम है। 24,000 रुपए इस बार के लिए क्या है? ऑर्डिनरी आइटम। दिस इज एन ऑर्डिनरी आइटम। तो ये था एग्जाम जैसा क्वेश्चन। ठीक है, जहां पे बातें ऐसी करेंगे कि आपको गुमराह करके दूसरी जगह पे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो देयर वाज नो एरर और ओमिशन इन इट एंड देयरफॉर दिस इज एन ऑर्डिनरी आइटम। चलिए फिर से आंसर करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। पिछले साल मेरे स्टाफ की सैलरी 12,000 रुपए महीने ही थी, गलती से हमने 10,000 रुपए महीने चार्ज कर दी थी, और करंट ईयर में 1,44,000 के बाद फिर 24,000 रुपया और चार्ज कर दिए, क्योंकि लास्ट ईयर में 24,000 रुपया कम चार्ज किए थे सैलरी का खर्चा। अब 24,000 रुपया क्या है?
प्रायर पीरियड आइटम। ठीक है ये बात, तो ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी आप प्रायर पीरियड बोलिएगा तो ध्यान दीजिएगा वो एरर या ओमिशन की वजह से होना चाहिए। कोई भी चीज लास्ट ईयर की अगर करंट ईयर में अराइज ही हो रही है, लास्ट ईयर में वो चीज नहीं सोची जा सकती थी, तो वो प्रायर पीरियड आइटम नहीं है। प्रायर पीरियड आइटम लास्ट ईयर का आइटम होना चाहिए और लास्ट ईयर की गलती की वजह से लास्ट ईयर में छूटा था, ये होना चाहिए। ठीक है, बिलोंगिंग टू लास्ट ईयर इज नॉट प्रायर पीरियड आइटम। सिर्फ बिलोंगिंग टू लास्ट ईयर इज नॉट प्रायर पीरियड आइटम। प्रायर पीरियड आइटम कब है? जब लास्ट ईयर की गलती की वजह से करंट ईयर में रिकॉर्ड किया गया। ठीक है इतनी बात। आइए तीसरी चीज क्या है इस स्टैंडर्ड में, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड को समझा हमने, प्रायर पीरियड आइटम समझा। अब तीसरी चीज क्या है? चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो चेंजेस की बात तो कर ही लेते हैं, पहले आप ये बताइए व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसीज? व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसीज? क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज का रेफरेंस पहले कभी आया है? क्या आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज वर्ड पहले कभी सुना है? हां, AS 1 में अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने सुन रखा है। बताइए क्या होता है अकाउंटिंग पॉलिसीज? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, SLM लगा दें कि WDV लगा दें, ये क्या है? दिस इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करें? फीफो कर ले या वेटेड एवरेज कर ले? व्हाट इज दिस? इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, व्हाट इज चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज? अब ये बात करते हैं, व्हाट इज चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। हम अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे थे फीफो पे अभी तक, इस साल हम वेटेड एवरेज करना चाहते हैं, दिस कॉल्ड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। I was charging depreciation by WDV method till date, but now I wish to charge depreciation by SLM method. This is changes in accounting policy. तो लिख दें what is changes in accounting policy? Changing method of depreciation from SLM to WDV, इसे कहा जाता है change in accounting policy. Changing method of depreciation from WDV to SLM, इसे क्या बोला जाता है? Changes in accounting policy. Changing method of valuation of inventory from FIFO to weighted average. Changing method of valuation of inventory from FIFO to weighted average. दूसरा भी लिख सकते हो आप, चेंजिंग मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम वेटेड एवरेज टू फीफो, ये सब कहलाता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अच्छा, अगर हम मेथड चेंज करते हैं तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। जैसे हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन वेटेड एवरेज की जगह फीफो पे कर दे तो वैल्यूएशन में अंतर आ जाएगा। ठीक है, अगर अंतर मटेरियल है, जो चेंज का इंपैक्ट है वो अगर मटेरियल है तो क्या करना है, और अगर ये नॉन मटेरियल इमटेरियल है तो क्या करना है? मटेरियल नॉट मटेरियल चेंज, ऐसे समझिए। कब हम बोलते हैं मटेरियल चेंज हुआ है? पता है फीफो से इन्वेंट्री वैल्यूएशन 1 लाख रुपए आ रही है, वेटेड एवरेज से कर दो तो 1.25 लाख रुपए आ जा रही है, बहुत अच्छा खासा चेंज हो गया। फीफो से कर रहे थे 1 लाख रुपए आ रही है, वेटेड एवरेज कर रहे तो 99,500 रुपए आ रही है, तो इट्स नॉट अ मटेरियल चेंज। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग चेंज करते हैं अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को, लेकिन उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ये बात। तो
अगर मटेरियल चेंज होता है तो क्या करना है? डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट। ये तो बात नोट्स टू अकाउंट में बोली जाती है ना, अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि हमने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है। वो तो पीएल में लिख नहीं देते हैं, जहां पे इन्वेंट्री की वैल्यू लिखी हो वहीं पे लिख दिया ये इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे, फीफो मेथड, तो नोट्स टू अकाउंट में लिखते हैं। तो अगर मटेरियल चेंज है तो नोट्स टू अकाउंट में लिखिए, अगर मटेरियल चेंज नहीं है तो नोट्स टू अकाउंट में भी मत लिखिए। कोई तकलीफ किसी को? तो अकाउंटिंग पॉलिसीज के अलावा अभी तक जब भी हम डिस्क्लोजर की बात कर रहे थे तो पता है डिस्क्लोजर कहां पे बात कर रहे थे? पीएल में। और अकाउंटिंग पॉलिसी की जब बात आई तो डिस्क्लोजर कहां पे बात कर रहे हैं? नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, क्या आपके दिमाग में पूरा स्ट्रक्चर बैठ गया है कि नहीं? ठीक है, क्या क्या हम लोग पढ़े हैं इसमें? ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, देन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, देन प्रायर पीरियड आइटम एंड देन चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, आइए अब हम लोग टेक्स्ट देखते हैं और हम लोग बहुत आराम से इसको समझ पाएंगे। The objective of AS5 is to prescribe the classification and disclosure of certain items in the statement of profit and loss. आपको क्लासिफिकेशन बताएंगे। ठीक है, व्हाट इज दिस क्लासिफिकेशन? यही ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये सब बताएंगे। और क्या बताएंगे? उसका डिस्क्लोजर बताएंगे। तो हमने भी आपको बताया था कि इस स्टैंडर्ड का दो ही ऑब्जेक्टिव है, क्लासिफिकेशन बताना और उसका डिस्क्लोजर बताना of certain items in the statement of profit and loss so that all the enterprise prepare and present such a statement on a uniform basis. वो इसलिए किया गया है कि हर कोई अपना पीएल यूनिफॉर्म बेसिस पे एक जैसा बनाए। Accordingly, AS5 requires the classification and disclosure of extraordinary and prior period item and disclosure of certain items within profit and loss from ordinary activities. It also specifies the accounting treatment for changes in accounting estimates and disclosure to be made in financial statement regarding changes in accounting policies.